अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद राशिद इकबाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टीच योरसेल्फ। जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये वादा किया था कि बिहार स्टेट उर्दू पेपर 1 और पेपर 2 दोनों से मुताल्लिक़ जो मवाद हैं उनका वीडियोस बनाकर हम अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। तो आज उस सिलसिले का पहला वीडियो लेकर आपके सामने हम हाजिर हो चुके हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं ये भी बता दूं कि जो लोग बिहार स्टेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों देना चाहते हैं और उन्होंने उर्दू का इंतखाब किया हो उसके अंदर, तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं। इसी तरीके से ये वीडियो उन लोग टीचर्स के लिए भी मुफीद है जो अभी नियोजित हैं और फरवरी में होने वाले सक्षमता पेपर में वो बैठना चाह रहे हैं और उन्होंने उर्दू को बतौर मजमून चुना हो, तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। चूँकि जो सक्षमता का पेपर होगा उसमें 30 नंबर लैंग्वेज का होगा और अगर आपने उर्दू का इंतखाब किया बतौर लैंग्वेज तो उसमें कुछ क्वेश्चंस जो है वो ग्रामर से भी होंगे और कुछ जो है इक़्तिबास वगैरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ऐसे टीचर्स जो सक्षमता पेपर देना चाह रहे हैं वो उर्दू पेपर के लिए हमारे इस वीडियोस को ज़रूर देखें। ग्रामर का बहुत सारा सेक्शन जो है, बहुत सारा हिस्सा जो है हम इसके अंदर तकरीबन मुकम्मल ही जो ग्रामर होगा वो हम इसके अंदर मुख्तलिफ आने वाले वीडियोज़ के अंदर हम इसको कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। जो उर्दू का सिलेबस है स्टेट पेपर 1 का, उनमें सबसे पहला हिस्सा जो है वो पहला पॉइंट है वो है कलमा और इसकी किस्में। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है कलमा के बारे में, कलमा की तारीफ, इसी तरीके से मौजू और मुहम्मल क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे और कलमा की किस्में इनके बारे में हम पढ़ेंगे और आखिर में कुछ सवालात होंगे जिनका जवाब आप वीडियो देखते वक्त जो है ज़ुबानी तौर पे अज़ खुद अपने आप में आप जवाब दे दें या फिर चाहे तो हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आकर के उन सवालों का जवाब आप वहाँ टाइप कर सकते हैं आखिर में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का हम ये शुरू करते हैं आज की क्लास। कलमा की तारीफ। कलमा क्या है, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि कलमा की तारीफ हम जो ज़ुबान का जो सबसे छोटा जो सबसे छोटी इकाई है जिसको हम हर्फ कहते हैं, क्या कहते हैं, हर्फ कहते हैं। तो हम चंद हुरूफ से मिलकर एक लफ्ज़ बनता है। यहाँ पे लिखते भी चलते हैं ताकि आपको समझने के साथ साथ आप इसको उतार भी सके अपने नोटबुक में। चंद हुरूफ से मिलकर एक लफ्ज बनता है। ठीक है, चंद हुरूफ को जब आप मिलाएंगे तो उससे एक लफ्ज बनेगा। अब आगे बात यह है कि ये लफ्ज जो हो सकता है वो बामाना भी हो सकता है और बेमाना भी हो सकता है। ठीक है, लफ्ज जो है वो बामाना होगा, यानी चंद हुरूफ को आपने मिलाया तो उससे जो एक लफ्ज बना वो लफ्ज बामाना भी हो सकता है, लफ्ज बामाना भी हो सकता है और बेमाना भी। ठीक है, लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि कवायद की इस्तिलाह में, जो उर्दू कवायद है, कवायद की इस्तिलाह में, मैं बोलते भी जा रहा हूँ, अगर लिखने में थोड़ी सी राइटिंग अगर साफ ना नज़र आए तो आप मुझे सुन करके आप लिख सकते हैं। कवायद की इस्तिलाह में बामाना लफ्ज़ को ही कलमा कहते हैं। बामाना लफ्ज़ को ही कलमा कहते हैं। ठीक है, जैसे चलिए मिसाल ले लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम बोलते हैं कलम, एक लफ्ज़ है, यह काफ लाम मीम 3 हर्फ से मिलकर के 3 हरूफ के मजमूए से एक लफ्ज़ बना है कलम। तो जब हम कलम बोलते हैं तो इस एक लफ्ज़ का एक माना है,
لفظ بولتے ہی اس کا ایک مفہوم، ایک معنی جو ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے. لہٰذا قلم جو ہے ایک لفظ ہے اور یہ بامعنی ہے، لہٰذا اسی وجہ سے اس کو ہم کلمہ بھی کہتے ہیں. یہ لفظ کلمہ بھی ہے. کتاب بولتے ہیں، جو لفظ کتاب آپ نے بولا اور بولتے ہی اس کا ایک مفہوم آ گیا. جیسے کسی کا نام، جیسے میرا نام راشد لیا، بولا اور بولتے ہی ایک مفہوم آپ کے ذہن میں آ گیا کہ سامنے والا کوئی شخص ہے جو اس سے مراد ہے. تو اس طرح کے وہ الفاظ، حروف کا وہ مجموعہ جو بامعنی ہو، ٹھیک ہے، تو اس بامعنی لفظ کو ہی ہم کلمہ کہتے ہیں. اتنی بات سمجھ میں آئی؟ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر حروف کا کچھ ایسا مجموعہ ہے جو بے معنی ہے، ٹھیک ہے، بے معنی، تو بے معنی لفظ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تو بے معنی لفظ کو مہمل کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ مہمل کہتے ہیں. بے معنی لفظ کو مہمل کہتے ہیں. یعنی چند حروف کا وہ مجموعہ جو لفظ، مطلب چند حروف کا وہ مجموعہ ہے لیکن اس سے کوئی معنی پیدا نہیں ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ ہم ایک لفظ لکھ دے رہے ہیں شد را، یہ راشد کے حروف کی ترتیب کو ہم نے الٹ دیا تو یہ شدرا بن گیا، لیکن اس کا کوئی مفہوم نہیں آ رہا ہوگا آپ کے سامنے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہم اس کو الٹ دیں، میم لام قاف کر دیں، قلم کے جو حروف ہیں ان کی ترتیب کو ہم نے بگاڑ دیا اور ایک الگ سی ترتیب میں اس کو لکھ دیا، تو اب اس کا کوئی مفہوم آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا ہوگا. تو اس طرح کے جو الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح سے وانی، پانی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اس کو، وانی ہے نا، وانی کا اردو میں کوئی اس طرح کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا ہے. تو اس طرح کے وہ حروف کے مجموعے جن کا کوئی معنی نہ بن رہا ہو، سینس نہ بن رہا ہو، ان کو ہم مہمل کہتے ہیں. اور حروف کا وہ مجموعہ جو بامعنی ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کلمہ کہتے ہیں اور اسی کو ہم لفظ بھی کہتے ہیں، بامعنی لفظ. ٹھیک ہے، تو یہ چیز میرے خیال سے چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کو. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں. ابھی ہم یہ چیز ہم نے ڈسکس کیا کہ لفظ موضوع کیا ہوتا ہے، لفظ مہمل کیا ہوتا ہے. جیسے ابھی میں بتا رہا تھا، موضوع وہی جو بامعنی لفظ ہوتا ہے نا، بامعنی لفظ ایک لفظ ہے جس کا ایک معنی ہے، تو اسی کو ہم موضوع بھی کہتے ہیں. بامعنی لفظ کے لیے ایک اور اصطلاح کہہ لیجئے، ہے نا، بامعنی لفظ کو ہم لفظ موضوع بھی کہتے ہیں. لفظ موضوع بھی کہتے ہیں. کیا مطلب ہے لفظ موضوع کا؟ ہم اس کو تھوڑا سا ایسے سمجھ لیں کہ ایک لفظ ہے جس کی بناوٹ یا جس کی وضع جس معنی کے لیے کی گئی ہے وہ معنی وہ دے رہا ہے. مثال کے طور پہ جیسے ہم نے ایک لفظ لکھا قلم، تو قلم کا جو لفظ ہے اس کا ایک سینس ہے، ایک خاص مفہوم کے لیے اس لفظ کو وضع کیا گیا ہے، قلم ہے نا، جس سے ہم لکھتے ہیں. تو جب یہ لفظ آپ بول رہے ہیں اور جس مفہوم کے لیے اس کو وضع کیا گیا وہی مفہوم اس سے مل رہا ہے، تو اس لیے قلم لفظ موضوع ہے. جس مفہوم کے لیے اسے بنایا گیا ہے وہ مفہوم اس سے معلوم ہو رہا ہے. اور جیسے ہم نے لیا کتاب، لفظ کتاب ہے ایک خاص طرح کی چیز ہے جسے ہم پلٹتے ہیں، پیج وغیرہ ہوتا ہے اور پھر ہم اس میں کچھ لکھی ہوئی چیزوں کو پڑھتے ہیں جس سے علم حاصل کرتے ہیں، ہے نا. تو اس طرح کی کسی چیز کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے اور وہ مفہوم لفظ کتاب کو بولنے سے آپ کو مل جا رہا ہے، آپ کے ذہن میں وہ معنی پیدا ہو جا رہا ہے. تو جو کتاب ہے وہ لفظ موضوع ہے. ٹھیک ہے، لیکن اسی کے بالمقابل جو دوسرا ہے لفظ مہمل، کیا ہے لفظ مہمل، ہے نا، بیکار. مہمل مطلب ایسا لفظ جس سے وہ مفہوم ادا نہیں ہو رہا ہے، یعنی ٹھیک ہے، جس سے وہ مفہوم ادا، کوئی مفہوم آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا ہے. جیسے میں نے بتایا تھا ایک لفظ لکھا تھا شد را، ٹھیک ہے، اس کا کوئی مفہوم نہیں آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا. جیسے ہم نے میم لام قاف جو قلم کے حروف ہیں ان کی ترتیب کو ہم نے الٹ کر کے لکھ دیا تو ملق جیسی کوئی لفظ بن گیا، تو اس کا کوئی مفہوم آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا ہوگا، تو اس کو ہم مہمل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب تک ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے یہ سیکھا کہ کلمہ جو ہے، کلمہ یہ بامعنی لفظ کو ہی ہم کلمہ بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بامعنی لفظ، ایسا لفظ جس کا کوئی معنی ہو اسی کو ہم کلمہ کہتے ہیں. تو کلمہ بامعنی لفظ ہوتا ہے. اور
इसी से एक सवाल होता है कि भाई अगर वो लफ्ज़ है लेकिन वो बामाना नहीं है, बेमाना है, तो बेमाना लफ्ज़ को हम एक दूसरा नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं मुहमल। क्या बोलते हैं? मुहमल। बेमाना लफ्ज़ को मुहमल कहते हैं। इसका आप नोट बनाते रहेंगे, मुहमल कहते हैं। ठीक, चलिए इतनी बात हो गई। अच्छा, अब एक बात और इसके अंदर देख लें कि जो बामाना लफ्ज़ होगा जिसको आप कलमा कहते हैं, वो कलमा, जिसको हम इधर लिख लेते हैं, जो कलमा होता है वो कलमा अपना माना खुद बताता है। उसको अपना माना बताने के लिए किसी दूसरे कलमे या किसी दूसरे लफ्ज़ की मदद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, कलमा हम इसको लिख देते हैं, कलमा ब्रैकेट में लिख देते हैं बामाना लफ्ज़, बामाना लफ्ज़, जो कलमा बामाना लफ्ज़ को ही कहते हैं। तो कलमा अपना माना खुद बताता है और उसको किसी दूसरे कलमे या लफ्ज़ की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, मिसाल, ये चीज़ याद रखेंगे इसलिए कि इससे ना सवाल बन सकता है कि अगर कोई ऐसा लफ्ज़ है जो अपना माना खुद नहीं बता रहा है, किसी दूसरे लफ्ज़ के मदद से उसको वो अपना माना मुकम्मल सेंस या मुकम्मल मफहूम या दे पाता है, तो उसको हम कलमा फिर नहीं कहेंगे। ठीक है, वो हर्फ हो सकता है मिसाल के तौर पे, या कुछ और चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो ये कलमा की तारीफ में एक चीज़ और ध्यान रखेंगे जो कि अहम है कि कलमा अपना माना खुद बताता है, किसी दूसरे लफ्ज़ के मदद की उसको ज़रूरत नहीं होती है। जैसे मिसाल के तौर पे ये समझ लें कि हमने बोला कलम, हम चूँकि एक ही जैसी मिसाल हम इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, जैसे कलम बोला तो कलम का लफ्ज़ बोलते ही आपके जहन में जो मफहूम आना होगा कलम से मुतल्लिक़, भाई एक चीज़ है जिससे हम लिखते हैं, हाँ, वो आला, तो वो जहन में खुद बखुद आपके आ जा रहा है। किसी और लफ्ज़ की हमें ज़रूरत नहीं पड़ रही है इस मफहूम को समझने के लिए। या मिसाल के तौर पर हम बोलते हैं घर, एक दूसरा लफ्ज़ ले लेते हैं घर, तो घर का लफ्ज़ बोलते ही जो मफहूम आपके जहन में आना चाहिए कि वो जगह जहाँ वो जो ईंटे वीटे से बने हुए होते हैं या लकड़ी से बना हुआ हो जहाँ इंसान रहता है, तो इस तरह का जो चीज़ है तो वो घर है ना, जहाँ इंसान रहता है। तो लफ्ज़ घर जो है ये कलमा है, इसलिए कि ये लफ्ज़ घर अज़ खुद, है ना, वो मफहूम अदा कर पा रहा है, इसको किसी और से अपना मफहूम अदा करने के लिए किसी और कलमे या लफ्ज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बिलमुकाबिल अगर हम ये कह दें मैं, लेकिन एक लफ्ज़ आप ले लें, लफ्ज़ मैं, क्या बोल रहे हैं? मैं, ये मैं का जो मफहूम है ये मुकम्मल मफहूम आपको नहीं दे रहा होगा। मैं क्या, मैं घर में, बर्तन में, किस चीज़ में? तो ये जो लफ्ज़ में है ये मुकम्मल, लेकिन ये लफ्ज़ में मुकम्मल मफहूम आपको नहीं दे रहा है। तो लफ्ज़ में जो है ये कलमा नहीं है, हर्फ के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो लफ्ज़ में मुकम्मल मफहूम नहीं दे रहा है। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए लिया है कि ये लफ्ज़ में जो है ये मुकम्मल मफहूम नहीं दे रहा है, लिहाजा ये कलमा नहीं हो सकता। फिर क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम इस्म, फ़ेल, हर्फ वगैरह की तफसील में हम जिक्र करेंगे। तो यहाँ पर बस इतना समझ लें कि जो बामाना लफ्ज़ होता है उसको हम क्या कहते हैं? बामाना लफ्ज़ को कलमा कहते हैं। ठीक है, अगर वो बेमाना लफ्ज़ है उसको हम मुहमल कहते हैं। ठीक, दूसरी बात कि जो बामाना लफ्ज़ हम बोल रहे हैं या जो कलमा बोल रहे हैं तो उस कलमा की शनाख्त कैसे होगी? कलमा की शनाख्त इस तरह से हो जाएगी, कलमा वो बामाना लफ्ज़ होता है जो अपना माना खुद बता देता है, किसी दूसरे लफ्ज़ या किसी दूसरे कलमे की उसको ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कलम और घर। ठीक है, लेकिन अगर किसी दूसरे लफ्ज़ की मदद से वो अपना माना मफहूम वाज़ेह कर पा रहा है तो फिर वो कलमा नहीं है एटलीस्ट। ठीक है, इतनी बात हो गई।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखें कलमा की किस्में। अब कलमे की कितनी किस्में हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि कलमे की 6 किस्में हैं। क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कलमे की 6 किस्में हैं। अब ये कहेंगे 6 किस्में कहाँ से आप पढ़ा रहे हैं, तो मैं बता दूं कि इसके लिए जो मैं देख रहा हूँ वो बिहार SCERT की जो किताब है उर्दू कवायद, आप उसको देख सकते हैं। उसके अंदर कलमे की 6 किस्में बयान की हैं। ठीक है, तो आप बतौर हवाला इसको भी याद रख सकते हैं। चूँकि जब आप SCERT या इस तरह के BPSC या स्टेट वगैरह के एग्ज़ाम जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं, तो उसमें इस तरह के सवाल होते हैं और कभी कभी क्वेश्चन जो चैलेंज करने की नौबत आ जाती है आंसर की, तो उस वक्त आप इस रेफरेंस को याद रख सकते हैं। ठीक है, कलमे की 6 किस्में हैं। ये उर्दू कवायद के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि बिहार SCERT के अंदर की किताब है। ठीक है, चलिए क्या क्या किस्में हैं। पहली किस्म तो इसम है। ठीक है, दूसरी किस्म ज़मीर ले सकते हैं, इसम की जगह पे इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़। तीसरी किस्म सिफत, जो इसम की खूबी या खराबी को बताए। ठीक है, चौथी किस्म जो है वो फ़िल है, जिसे किसी काम का होना या करना मालूम हो। मैं मुख्तसरन बता दे रहा हूँ बस अभी। और पांचवी किस्म जो है ये मुताल्लिक़ फ़िल है। मुताल्लिक़ फ़िल, जो फ़िल से मुताल्लिक़ कुछ अल्फाज होते हैं जिससे काम की करने की नौइयत, कैफियत वगैरह के बारे में पता चले, है ना, तो ये मुताल्लिक़ फ़िल। और जो छठी किस्म है इसकी वो है हुरूफ। क्या है, ये हुरूफ है। ये कलमा की किस्म है। ठीक है, कलमा नहीं, कलमा की किस्म के अंदर आ जाता है। ठीक है, देख लीजिए, तो ये हो गया कलमा की किस्म। कौन कौन सी किस्म है, इस्म, ज़मीर, सिफत, फ़िल, मुताल्लिक़ फ़िल और हुरूफ। ठीक है, ये कलमा की 6 किस्में हैं। अब इनकी जो तफसीलात है वो हम अगले वीडियो में शामिल करेंगे अलग अलग, जैसे इसम क्या होता है, ज़मीर क्या होता है, इससे मुताल्लिक़ हम अलग अलग वीडियो तफसील से, फिर इसम के अक़साम, ज़मीर उसके अक़साम, सिफत उसके किस्में, फ़िल और की किस्में, मुताल्लिक़ फ़िल क्या होता है, हरूफ की कितनी किस्में होती हैं, ये तमाम चीज़ें हम बितफ़सील अलग से हम अलग अलग वीडियोज़ में शामिल करते रहेंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि कलमा क्या होता है। ठीक है, मौजू, लफ्ज़ मौजू, लफ्ज़ मौजू और लफ्ज़ सॉरी ये मैंने स्लैश लगा दिया, लफ्ज़ मुहम्मल, ये देखा। ठीक है, और इसी तरीके से कलमे की किस्में, कलमे की किस्में, ये कुछ 3-4 पॉइंट्स हमने, 3 पॉइंट्स बल्कि हमने जिक्र किया। इससे मुताल्लिक़ कुछ सवालात हम ले लेते हैं, जिन सवालात को आप देखें कि चाहे तो आप इसको जो है अपने तौर पे इसका जवाब दे सकते हैं, और चाहे तो कमेंट बॉक्स में हम इसको लिख कर क्या बता सकते हैं। जैसे पहला सवाल मैंने ये लिखा है कि लफ्ज़ का दूसरा नाम कलमा भी है। लफ्ज़ का दूसरा नाम कलमा भी है, सही या गलत। अभी हमने पढ़ा कि लफ्ज़ वो जो बामाना हो, तो बामाना लफ्ज़ को हम क्या कहते हैं, कलमा भी कहते हैं। ठीक, कलमा, दूसरा सवाल ये है, तो ये कथन या ये जो कौल है लफ्ज़ का दूसरा नाम कलमा भी है, ये सही है या गलत है, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दूसरा सवाल ये है कि कलमा बामाना लफ्ज़ को कहते हैं या बेमाना लफ्ज़ को कहते हैं। तो कलमा जो है आप किसको कहेंगे, बामाना लफ्ज़ को कहेंगे या बेमाना लफ्ज़ को कहेंगे। अगर आपने इसको समझ लिया है तो इसका जवाब आप टाइप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसी तरीके से तीसरा सवाल है बेमाना लफ्ज़ को क्या कहते हैं। बेमाना लफ्ज़ के लिए भी एक ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, आपने पढ़ा होगा भी। इसी तरह चौथा सवाल है क्या कलमा अपना माना बताने के लिए क्या किसी दूसरे कलमे की मदद लेता है। कलमा जो है अपना माना बताने के लिए किसी दूसरे कलमे की मदद लेता है या नहीं, ये सही है या गलत है, ये बात। पांचवा सवाल है मुहम्मल किसे कहते हैं। ठीक, जिसे आप लिख देंगे। छठा सवाल है इसके अंदर कि लफ्ज़ आया, आया गया, है ना, ये कलमा है या फ़ेल है या दोनों है, ये क्या है। ठीक है, आप देख लें
کہ یہ لفظ آیا جو ہے یہ کلمہ ہے یا فعل ہے یا دونوں ہیں. ایک ایسے کلمہ بھی ہے اور فعل بھی ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں ہیں یا صرف کلمہ ہے یا فعل ہے. آپ اس کو بتائیں. کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں اس کو آپ اس کی تعداد بھی لکھتے ہیں، اور اگر ہو سکے تو اس کے نام بھی کمنٹ باکس میں آپ جو ہے ٹائپ کر دیں تاکہ اس سے آپ کو پتہ بھی چلے کہ یاد ہے ہوا کہ نہیں ہوا اس کی چھ قسمیں. ٹھیک ہے. آگے 8واں سوال اور آخری سوال یہ ہے کہ ان میں سے کون کلمہ کی قسم نہیں ہے. ان میں سے کون کلمہ کی قسم نہیں ہے؟ حرف جار، اسم، صفت، ضمیر. ٹھیک ہے. تو آپ اب دیکھ لیں کہ ان میں سے کون جو ہے کلمہ کی قسم نہیں ہے، حرف جار، اسم، صفت یا ضمیر. تو ان سوالات کے جوابات آپ کمنٹ باکس میں ٹائپ کر سکتے ہیں یا پھر ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ از خود اس کا جواب اپنے من میں دے سکتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ نے اس ویڈیو سے کیا سیکھا. ٹھیک ہے دوستوں. تو اب اگلی ویڈیو کے اندر ہم جو ہے کچھ اسم اور اس کے اقسام جو ہے اس کی جو قسمیں ہیں اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو کو اپلوڈ کریں گے. تو اتنا ہی رہا آج کے لیے. خوش رہیں، خیال رکھیں، اور ہماری یہ کوشش اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہو تو ضرور بتائیں. انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ بہار اسٹیٹ کے جو بھی مکمل سلیبس ہیں اس کو ہم اسی طرح ویڈیو میں کنورٹ کر کے آپ تک پہنچا سکیں. ٹھیک ہے. اوکے. خدا حافظ. خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں.